तूफान से उलझने कभी साहिल नहीं आता, तूफान से उलझने कभी साहिल नहीं आता, झूठा हो तो फिर सच के मुकाबिल नहीं आता, और तारीख जमाने से ये साबित है हकीकत, हक सामने हो तो कभी बातिल नहीं आता। आपके सामने प्रोफेसर हाजी जावेद पाशा कुरैशी, मैं उन्हें बड़े अदब के साथ माइक पे आने की दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिला से वालिदैन इस जलसे के सदर उनके दुआओं के साए में मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, और यहाँ मैं बयान करने से बेहतर उनकी दुआएं लेने यहाँ आया हूँ कि मेरे सरपरस्त मोहतरम अली शमसी साहब, ज़ेरे निज़ामत जनाब सैयद जाहिद अली साहब, ज़ेरे सरपरस्ती अलहाज अब्दुल गनी अतरस वाला साहब, जिन्हें आपने सुना वे मोहतरमा फहमीदा वाली, डॉक्टर असदुल्ला साहब, और बड़ी मोहब्बत से जिन्होंने गढ़चिरौली जैसे इलाके से मुझे यहाँ बुला लिया और जिनकी मोहब्बत में मैं यहाँ खींचा चला आया, वे अब्दुल रहमान आजमी साहब, मेरे अजीज साथी मुस्तफ़ा पौंजेकर साहब, इस मंच पर हाजिर तमाम मेरे सरपरस्त लोग, मुंबई से खास आए हुए मुस्लिम सेवा संघ के फिरोज मसूलदार साहब और मुमरा की उनकी पूरी टीम, और आप सब साथियों, बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी पढ़ाई मराठी में हुई है। एक दूसरी क्लास तक उर्दू पढ़ पाया, उसके आगे उर्दू नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ पाया। गढ़चिरौली का बहुत अंदर का इलाका, लेकिन आपकी दुआएं हैं। वालिद और वालिदैन ने ऐसे पढ़ाया कि 8 सब्जेक्ट में एमए हुआ, एमएड हुआ, एमफिल हुआ। आज 30 के करीब बच्चों को पीएचडी का मार्गदर्शन कर चुका हूं, और आपकी दुआओं से जहां पर ना तमीज थी ना तहजीब थी, ऐसे गढ़चिरौली के दूर दराज इलाके में ये जो छोटा सा बंदा पैदा हुआ, मेरे मजहब की वो देन है कि 38 किताबों को लिखकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मदरसे में पढ़ाई हुई, लेक्चर बना, लेक्चर कैसे बनना चाहिए वो किरदार मदरसे ने बनाया। मदरसे में पढ़ाई हुई, मदरसे की पढ़ाई मेरी आगे की पढ़ाई में रुकावट नहीं बनी, बल्कि प्रोफेसर होने के बाद में सामने जो भी बच्चा आता है वो किसी मजहब का नहीं है, वो बच्चा है, और मेरे दीन ने मुझ पर ये फर्ज दिया है कि जितनी मेरी कुव्वत होगी उससे भी आगे निकल कर मैं उसे इल्म दूं। ये किरदार, ये दिमाग मेरे मजहब ने मुझे दिया। मेरे साथियों, हालत हाजरा वर्तमान के इस माहौल में इल्म की क्या जरूरत है, और वालिद और वालिदैन की उसमें क्या भूमिका है। मुझे याद आ रहा है बेकेन, मैं स्टूडेंट हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, अभी भी स्टूडेंट हूं, स्कॉलर हूं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इस बेकेन की फिलॉसफी का बहुत बड़ा रोल है। बेकेन कहता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज बम और मिसाइल नहीं है। इस कायनात में, इस दुनिया में कौन कह रहा है? बेकेन। और ये ईसाई है, ये कह रहा है कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज अगर कोई होगी वो इल्म है। सारे फोर्स, सारी ताकत, सारी शक्ति का कोई एक सोर्स होगा तो वो इल्म है। बेकेन कहता है, ये पहली बार कुरान ने बताया है ना। बेकेन ईसाई है, लेकिन वो कहता है हर ताकत का सोर्स इल्म है। और ये किसने बताया?
कुरान ने बताया। द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड साइंस की किताब इस दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब समझी जाती है डॉक्टर साहब। इस किताब ने दुनिया में विज्ञान साइंस कैसे आया इस बात को बड़ी तरतीब से रखा है। जॉर्ज सॉर्टेन इसका राइटर है। जॉर्ज सॉर्टेन भी ईसाई है। इस किताब में दुनिया में किस तरह से विज्ञान आया इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी है। और जॉर्ज सॉर्टेन कहता है कि इस दुनिया में विज्ञान की तरफ जाने वाले महाद्वार का दरवाजा पहली बार कुरान ने खोला है। क्योंकि कुरान कहता ही है कि कुछ पढ़। इमामत करने का हुक्म मुसलमानों को, मौलाना गजाली कहते हैं कि इमामत केवल मजहबी नहीं, वो तो लाजमी है, वो तो जरूरी है, लेकिन इमामत इन इकोनॉमिकल सेक्टर, इमामत इन एजुकेशनल सेक्टर, इमामत इन पॉलिटिक्स, इमामत इन मेडिकल साइंस। सच्चर रिपोर्ट कहती है 2006 में मुसलमान तालीम में केवल 6% है। दुनिया के गैर मजहबी लोग कह रहे हैं कि विज्ञान का दरवाजा किसने खोला? कुरान ने खोला। दुनिया के गैर मजहबी कह रहे हैं कि इल्म ही सारे सोर्सेस का, सारे निजाम का स्रोत है, सोर्स है। ये कुरान ने बताया। कुरान को मानने वाले लोगों में 6% बच्चे पड़े हुए हैं। इस महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 कलेक्टर्स हैं, केवल 2 मुसलमान हैं। जिला ही जिसके हाथ में होता है, जिले का एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में होता है, वो 36 कलेक्टर में बाजे 2 कलेक्टर मुस्लिम्स हैं। सिविल हॉस्पिटल्स इस महाराष्ट्र में 36 है। इब्ने मिसवाह पैदा हुए कब? 1011 में काहिरा में पैदा हुए। दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्जन है और मेडिकल साइंस पे 11 किताबें लिखी। कब? 11वीं सदी। मेडिकल साइंस पे इस्लाम को मानने वाले आपके साइंटिस्ट ने 11 किताबें लिखी। 2006 में, 2012 में इस महाराष्ट्र में, पूरे भारत का डाटा नहीं बताऊंगा, वक्त कम है, 36 हॉस्पिटल्स है इन सिविल सर्जन में, फिर केवल 2 मुस्लिम सिविल सर्जन है। 3600 पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र में। 3600 पुलिस स्टेशन में 3600 पीआई है। पूरे महाराष्ट्र में केवल 69 मुस्लिम्स है। कितने एसडीओ हैं? डाटा है मेरे पास में। पूरे महाराष्ट्र में एसडीओ हैं 358। इन 358 एसडीओ में मुसलमानों के केवल 11 है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, 51% मुस्लिम नौजवान फुटपाथ पर, रास्तों पे हाथ ठेला लगा के धंधा कर रहा है। वक्त हालात में अपनी तस्वीर को सही ढंग से नहीं समझोगे, तालीम की ताकत को नहीं समझोगे, परेशानियों का हल नहीं निकलेगा।
क्योंकि परेशानी का हल तालीम ही है। और तालीम कैसी मिलनी चाहिए इसका हर इशारा आपकी किताब देती है। नहीं देती है ऐसा नहीं। मैंने पहले कहा मैं आलिम नहीं हूं, मैं स्कॉलर हूं, इसलिए आलिम साहिबान से माजरत चाहूंगा कि मैं बहुत दाखिला देते हुए 19-20 भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं स्कॉलर हूं। कुरान ने कहा था कि ब्याज लेना और ब्याज देना गलत है। एक बीज होता है ना, बीज, उसमें पूरा सॉफ्टवेयर होता है। बीज में चने का बीज ले लीजिए, किसी भी फल का बीज ले लीजिए, है ना, उसमें पूरा सॉफ्टवेयर होता है। अल्लाह की सिस्टमेटिक इस पूरे नॉलेज की दुनिया में एक बीज में पूरा सॉफ्टवेयर होता है, पूरा इल्म का जखीरा उसमें होता है। लेकिन बीज इल्म नहीं होता है ना, वो तो जमीन में जाएगा, उसको सींचोगे, उसको सही ढंग का पानी दोगे, उसमें से पेड़ फूटेगा, उसका जतन करोगे, उसे धूप से बचाओगे, जितनी चाहिए उतनी धूप दोगे, तूफान से बचाओगे, जितनी हवा चाहिए उतनी दोगे, तब जाकर उस बीज के अंदर जो नॉलेज का सॉफ्टवेयर है वो पेड़ बनकर मुकम्मल होता है। एक शायर बड़ी बेहतर बात कहता है, कौन सी? तुम यकीन रखिए, है ना, यकीन रखिए कुरान में सब कुछ है। तवज्जो चाहूंगा, बैठ जाइएगा तो गुजारिश है। शायर कहता है कि यकीन रखिए कुरान में सब कुछ है। आगे बड़ी मस्त बात कहता है, यकीन रखिए कुरान में सब कुछ है और मुतमईन रहिए दुनिया में भी बहुत कुछ है। इल्म के मामले में कहां गड़बड़ हो रही है? मैंने बीज का उदाहरण दिया। जॉर्ज सॉर्टेन जो दुनिया के विज्ञान का इतिहास लिखता है, वो कहता है कि दुनिया में विज्ञान के द्वार, इल्म के द्वार कुरान ने खोले। कैसे? कुरान में 850 मर्तबा इल्म का जिक्र है। कितने मर्तबा? 850 मर्तबा इल्म का जिक्र है, लेकिन 350 मर्तबा पढ़ने वाले को सोचने और समझने की और आगे का रास्ता खोजने की हिदायत भी है। तो कुरान में जो नॉलेज है वो बीज है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? कुछ सहाबी हुजूर के पास गए और कहते हैं कि ये जो साथ में एक सहाबी को लाए हैं ये बीमार है, आप दुआ कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ मैं दुआ करता हूं। फिर सहाबी पूछते हैं दुआ के बाद, हुजूर बुखार बहुत लग रहा है, क्या आराम हो जाएगा? हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह से तो दुआ कर लिया है, लेकिन अपने इस बस्ती में एक बेहतर हकीम है, उसे भी दिखाइए। दुआ तो कर ली, लेकर कहां जाइए? हकीम के पास लेकर जाइए। इतना साइंटिफिक एजुकेशनल वे किसी भी किताब में नहीं है जो कुरान में है। इतना साइंटिफिक व्यू जो हुजूर ने बताया वो किसी भी नुमाइंदे ने नहीं बताया। मजहबी टोटल क्लियर है। एक हदीस आती है कि चीन तक जाओ, और मैं जब चेक करता हूं कि जब हुजूर ने चीन तक जाने की बात कही थी तो चीन में कितने मदरसे हैं डॉक्टर साहब? तो मुझे 0 दिखाई देता है। मैं जब ये सोचता हूं कि हुजूर ने कहा था कि इल्म के लिए चीन तक जाओ, तो मैं खोजता हूं कि वहां मस्जिदें कितनी हैं, तो 0 दिखाई देती है। गौर करना, जब चीन तक जाने का हुक्म मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, तब कितना बड़ा व्यू है
उस वक्त मक्का मदीना इंटरनेशनल मार्केट है। उस सदी का 129 देशों का माल मक्का शरीफ में आता था। मदीना शरीफ, मक्का शरीफ उस वक्त का इंटरनेशनल मार्केट है। इमामत इन एवरी सेक्टर, हर सेक्टर में मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। उस जमाने में चीन में जो चीजें बनती थी वो बेहतर थी। उस दौर की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें चीन की अलग अलग बर्तन बनने वाली मशीनें थी। चमड़े की रंगाई चीन में बहुत बेहतर होती थी। उसी जमाने में खिताबत की नई खोज चीन में हुई थी। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ इसको सीखो, इसको पढ़ो, क्योंकि आपको नुमाइंदगी करनी है पॉलिटिक्स में भी, आपको नुमाइंदगी करनी है इकोनॉमिकल सेक्टर में भी। कितनी बेहतर रहनुमाई है। और 2017 में 70% मुस्लिम बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है, जो भी रिजल्ट होंगे। ड्रॉप होने का परसेंटेज 70% है। मुस्लिम बच्चा 10वीं के आते आते भाग जाता है। तो कैसी बेहतर नुमाइंदगी थी एजुकेशन के मामले में कि चीन और जापान तक जाओ, क्योंकि वहां दुनियादारी की नई टेक्नोलॉजी है, उसे मुस्लिम को पढ़ना होगा, सीखना होगा। मैंने कहा ना, ब्याज लेना और देना मना है। तो इस दुनिया में मुसलमानों के जरिए ही अल्लाह नहीं इकोनॉमिकल पॉलिसी डालना चाहता था, जिसको 0 रेट ऑफ परसेंट करके आज चलाया जा रहा है। कितना डेवलपमेंट है बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों का। अली शमसी साहब नहीं डेवलप कर पाए बैंकिंग सेक्टर को 0 इकोनॉमिकल पॉलिसी पर। नहीं, क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का जो 7वीं सदी का स्ट्रक्चर था वो 2017 के आते आते बदल गया। समाज का निजाम बदल गया, एजुकेशन पॉलिसी बदल गई, एजुकेशन सिस्टम बदल गया। मेरे परदादा के पास में गैरेज था, गैरेज। आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं, भारत में मुसलमानों के 76% गैरेजेस बंद हो गए, बंद। और जो अपने गैरेज के मालक हुआ करते थे, उनके बच्चे मारुति कार के शोरूम में नीला ड्रेस लगाकर पंचर दुरुस्त कर रहे हैं, या तो गाड़ी का चक्का या तो फिर इंजन उतार रहे हैं। क्यों ये हालात? कौन से इल्म के तरफ हमने नजरअंदाजी कर दी? इसे सोचना पड़ेगा समाज को। हम सब मिलकर सोचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हुआ ये कि बदलते हुए इल्म को हमने पकड़ने के लिए अपना सिस्टम ही डेवलप नहीं किया। तो हुआ ये कि परदादा का जो एक गैरेज था वो उस जमाने में, परदादा के जमाने में एडवांस था, वो आइडिया था। उस परदादा के गैरेज में खाला का भाई, मामू का भाई, यही नहीं रामू का लड़का, गोमू का लड़का, वो भी सीख कर जाता था और रोजी रोटी को लगता था जनाब। ठीक है, क्या हुआ? परदादा की जीप, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आसान थी। 4 नट खोलो, इंजन को निकालो, पिस्टन बाहर निकालो, ग्रीस मारो, फिट करो, बहुत इजी टेक्नोलॉजी थी। परदादा के बेटे ने भी वही गैरेज चलाया, बेटे के बेटे ने भी वही गैरेज चलाया। अभी का बेटा गैरेज बंद करके नौकरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीप गई, झायलो आ गई। झायलो बाप दादा को नहीं मालूम था ना। एटो इंजीनियरिंग आ गई। एटो इंजीनियरिंग में वालिद तो नील बटे सन्नाटा ही रहेगा ना। वो उस जमाने के एडवांस थे, वर्तमान के प्रेजेंट के एडवांस टेक्नोलॉजी में तुम नहीं हो। क्योंकि ये कहां मिलती है एडवांस टेक्नोलॉजी? बापदादा के हुनर से जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ वो सिलेबस में आता गया, वो किताबों में आता गया। और किताबों का नॉलेज कहां शिफ्ट होता गया? गैरेजेस में नहीं, वो कॉलेजेस में शिफ्ट होता गया। और जो कॉलेजेस में नॉलेज शिफ्ट होता गया, तुम नदारत रहे। हालात ये है
43% इस पूरे भारत में झोपड़पट्टी में पहुंच गए हैं। कैसे होगा, कैसे दुरुस्त करेगा ये सब हालात को? बड़ी लंबी फेरिस्त है मेरे पास में। जुडिशियरी में टोटल महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डॉक्टर साहब। कितने? 36। अब लगा लीजिए पूरे भारत में कितने हो गए। 36 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केवल 9 मुस्लिम्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे मुस्लिम्स इसमें क्यों नहीं है, इसका दोष है, उसका दोष है, नहीं। अगर मुस्लिमों के लोग सिविल जज बनते हैं तो नेचुरली वर्तमान में जो एक टेंशन आपके और मेरे दिमाग में जुडिशियरी के डिसीजन लेकर दिमाग क्या बात करते हैं आप? 3.5 लाख मुस्लिम नौजवान पिछले 70 साल में शक की बुनियाद में जेलों में ठूसा गया। अरे 15 साल के बाद में बेगुनाह बनकर आया, 15 साल के बाद जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि जुडिशियरी में 22 लोग बैठे हुए हैं। ये तो अभी वर्तमान में भी आपको दिखाई दिया। लेकिन जुडिशियरी को सही संवैधानिक तरीके से चलाने वाले आपके किरदार की जरूरत थी, क्योंकि आप उस मजहब को मानने वाले हो जहां गला कट जाएगा लेकिन नाइंसाफी नहीं करोगे। आपकी जरूरत है ना, इस देश में कलेक्टर बनने की आपकी जरूरत है, क्योंकि ये देश की मांग है। देश में इतना करप्शन है कि इस करप्शन को रोकने के लिए जिलाधिकारी पंजखाना नमाजी ईमान वाला चाहिए, जो ठोकर पे सत्ताधारियों को मारेगा और वही काम करेगा जो संविधान कहता है, जो सही है, जो कानून है, वो करने के लिए तुम्हारे किरदार की जरूरत है ना। कसाई खाने से भी बढ़कर डॉक्टरी पेशा हो गया है, हॉस्पिटल कसाई खाने में तब्दील हो गए हैं। 38% गरीबों के लिए जितनी योजनाएं आती है उन 38% गरीबों में तमाम समाज के लोग हैं। 10% लोगों तक भी दवाई नहीं पहुंचती, सही तरीके से इलाज नहीं होता। क्यों? कि वहां तुम्हारे जैसे किरदार वाले लोग नहीं है मेरे भाई। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? उसका कोर्स है, उसका सिलेबस है। 10वीं से भाग जाएगा तो क्या खाक एमबीबीएस कर पाएगा? एमबीबीएस अगर बनना है तो बचपन से ही उसके किरदार की तरफ, उसके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और क्या खजीना है आपके पास। मैं आज ये किताब लाने वाला था, लेकिन हमारी उर्दू प्रेस के लोगों ने गड़बड़ कर दी, कवर पेज छाप कर नहीं दिया, इसलिए ये किताब रह गई। वरना बड़ी मेहनत से ये किताब लिखी है। पढ़ते वक्त मैं खुद बार बार उछल गया कि कितना बड़ा इल्म का जखीरा मेरे पास में मेरे बुजुर्गों ने छोड़ दिया है। आज जो जल ठिंबक योजना हम निकालते हैं जनाब, जल सिंचन योजना आती है ना एग्रीकल्चर में, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी में, रशिया की यूनिवर्सिटी में, जिसको एग्रीकल्चर का एक तरह से बेहतरीन नुमाइंदा माना जाता है, वो 9वीं सदी का आपका मुस्लिम है रे भाई। 114 किताबें मौलाना गजाली ने लिखी। मैं समझता हूं कि यहां पर बैठे हुए लोगों ने 1 से 14 तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन 4 तो पढ़ी होगी। उठाइए हाथ। क्या दे रहे हो आप अपने समाज को? ना पॉलिटिकल सिचुएशन समाज समझ पा रहा है। हाइड्रोलिक मशीन जीसीबी, मक्का के इंजीनियर ने पहली हाइड्रोलिक मशीन 1037 में बनाई। मेरा बेटा पुरानी मोटर को दुरुस्त कर रहा है। मुसलमान के पास में क्या दुरुस्त करना? जिसकी मोटर जल गई उसको रिवाइंडिंग के लिए भेजो। मुसलमान के पास क्या दुरुस्त करना? गाड़ी धुआं मार रही है, रिपेयरिंग को भेजो। 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो क्या आपके पास आना ही नहीं है। लातूर गया था, ऐसे ही बैठा था, बयान था मेरा। राइट हैंड साइड में मैंने एक दुकान देखी और बोर्ड भी देखा, 4 फुट ऐसा
और 15 फुट लंबा, दुकान 10 बाय 10 की। हमारी डेयरिंग कितनी देखो डॉक्टर साहब, हमारी दुकान कितनी 10 बाय 10 की, लेकिन बोर्ड 4 ऐसा 15 ऐसा। और क्या लिखा था उस पर? किधर जा रहे हो, किधर का ख्याल है। क्या लिखा था? कहां जा रहे हो, किधर का ख्याल है। बंद तालों का यही अस्पताल है, नब्बू भाई चाबी दुरुस्त करने वाले थे। मैंने पूछा नब्बू भाई है? तो आवाज आई, हाँ जावेद भाई आपको सुनने के लिए आया हूं। मैं बोला कितनी पीढ़ी आ गई? बोले ये तीसरी पीढ़ी है। बोला क्या करते हैं? बस जिसका भी ताला बंद हुआ हमारे पास में आता है, 10 घुसा के चाबी देते। बोला नया ताला बनाने का इल्म नहीं लिया? बोले वो दादा को कहां मालूम था जो मुझे आएगा। समझ रहे हो अपनी कौम की हालात को? समझ रहे हो अपनी कौम की जरूरतों को? है ना? डॉक्टर साहब आपने बड़ी देरी से बात की। मैं प्रशासकीय अधिकारी था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और नागपुर के अल्पसंख्यक स्कूलों की चेकिंग मेरे तरफ थी। मैंने पहले भी बयान में आपके ज़ेर सदारत में ये बताया है, और माइक पे बताता हूं तो यकीन कीजिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि हाजी भी हूं, जो बातें वो बता। इन 35 स्कूलों में 27 स्कूल बोगस। उर्दू स्कूल्स की बात कर रहा हूं, मुस्लिम अध्यक्ष और मुस्लिम ही सेक्रेटरी रहने वाले इदारों की बात कर रहा हूं। ताज्जुब की बात, पूरे 35 फुल ग्रांटेड, पूरे 35 की 35 मुस्लिमों के स्कूल फुल ग्रांटेड, 27 बोगस। मैं गया जब चेकिंग के लिए, इतनी आवभगत हुई, दुनिया में हमारी कौम की जैसी आवभगत कोई नहीं करेगा। मैं मराठा सेवा संघ के मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज को जो मुस्लिमों के विरोध में बना दिया गया है, उसे सही करने के मिशन पर रहता हूं हमेशा। मेरी किताब है 38 बुक्स जो लिखी है, वो भी यहां मैंने लाया हूं, जिनको लेना है अलग अलग इस पर आप ले सकते हैं। मैं प्रोग्राम करके प्रोफेसर पावड़े के साथ में लौटा, देखा तो रात में करीबन 2:30 बज रहे थे। पावड़े सर कहें कि जावेद भाई 2:30 बज गए, खाना कहां मिलेगा? ड्राइवर बोलता है डरने का नहीं, जब तक इस दुनिया में मुसलमान है, खाने के लिए मरने का नहीं। मैं बोला कैसे? पूरी दुनिया बंद हो जाए, मोमिनपुरा जिंदाबाद, चलो बोले। सही बताओ 2:30 बजे भी गर्म खाना मिला, अल्लाह का करम है, मजा आ गया। खाना खाने के बाद जब हम पैदल घूमने के लिए थोड़ी दूर निकले, क्यों कि गाड़ी सब जगह जा सकती है, हमारे बस्ती में नहीं आ सकती, और आएगी तो डेंटिंग पेंटिंग की तैयारी रखने का। गाड़ी दूर रखकर खाना करके हम पैदल आए। पावड़े साहब वहां पे डोबी नगर से जब हम निकले तो आजू बाजू की झोपड़ियों को देखकर कहते हैं, जावेद भाई कंस्ट्रक्शन का ताजमहल के बाद में ये बेहतर नमूना मैं देख रहा हूं। मैंने आजू बाजू देखा, मैं बोला पावड़े साहब पूरी झोपड़पट्टियां हैं मुस्लिमों की, इसमें आपको बेहतर कंस्ट्रक्शन का नमूना क्या दिख रहा है? बोले जावेद भाई नजर चाहिए, वो झोपड़ी देखो 60 के एंगल में झुक गई, गिर नहीं रही है। उसके बाजू में देखो झोपड़ी 90 के एंगल में झुक गई, गिर नहीं रही है। उसके पीछे की झोपड़ी देखो तड़क गई है, गिर नहीं रही है, क्योंकि मुसलमानों के बस्ती में गुर्बत ऐसी की झोपड़ियों को गिरने के लिए जगह भी नहीं है। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि इस महाराष्ट्र में हर साल तकरीबन 4 लाख माड़ा के घर बनते हैं। आली जनाब सदर साहब, ये घर गरीबों के लिए बनते हैं, सब्सिडी पर दिए जाते हैं। जिसके सर पर छत न हो वो जद्दोजहद पेट के लिए करेगा तो इल्म कहां से ले पाएगा? ये उन लोगों के लिए घर बनते हैं कि घर मिल जाए तो अपने बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ले जाए, डॉक्टरी की तरफ ले जाए, इंजीनियरिंग की तरफ ले जाए। अरे नुमाइंदा मुसलमानों के, मैं आज इस महफिल से दिल से तड़प निकाल कर बोल रहा हूं कि पिछले माड़ा बनने से लेकर अब
अभी तक करीबन 7 करोड़ घर बने, गरीब मुसलमान को 2% भी नहीं मिले। और माड़ा के घर के लिए लगने वाला पैसा तुम्हारे टैक्स से, माड़ा के लिए लगने वाली ईंट, गारा, सीमेंट सब तुम्हारे पैसों से। क्यों? निजाम को ही नहीं समझ पा रहे हो, सिस्टम को ही नहीं समझ पा रहे हो। और जब सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हो तो उसकी वजह एक ही है कि इल्म ही नहीं है। कुरान ने फरमाया है, मैंने पहले कहा मैं आलिम नहीं, मैं स्कॉलर हूं। कुरान ने फरमाया कि हमने 2 तरह के इल्म इस दुनिया में भेज दिए हैं और वो मुकम्मल कर दिए हैं। कहां गफलत हो रही है इल्म के मामले में? कुरान फरमाता है कि हमने 2 तरह के इल्म दुनिया में भेज दिए और मुकम्मल कर दिए। कौन से? एक वो जो तुम नहीं जानते और जो हमने नबियों के जरिए तुम तक वही के द्वारा भिजवा दिया है, जो तुम नहीं जानते। किसके द्वारा भिजवाया? नबियों के द्वारा। कैसे भिजवाया? वही के द्वारा। और दूसरे इल्म में कुरान क्या कहता है? दूसरे इल्म में कुरान कहता है कि दूसरा इल्म अल्लाह ने कायनात में मुकम्मल कर दिया है, जिसे तुम छूकर, टेस्टिंग करके, बार बार ऑब्जर्व करके, उस पे चिंतन, थिंकिंग करके, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करके हासिल कर सकते हो। ये दुनियाई इल्म है जिसका नाम विज्ञान है। तुम 90% जिस इल्म के पीछे भिड़े रहो या लगे रहे, वो तो हमारा दीनी इल्म है, वो तो जरूरी है। लेकिन कुरान ने उसी वक्त कहा था कि जो इल्म इस दुनिया में अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया है, जिसे टेस्टिंग करके, छूकर, प्रयोगशाला में जाकर, किताबें पढ़कर, सिलेबस पढ़कर, स्कूलों में जाकर तुमको हासिल करना है, क्योंकि इमामत की जिम्मेदारी तुम्हारे तरफ थी, तुम नाकाम रहे। इसलिए कुरान ने फरमा दिया तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हारे बदले ऐसा समाज पैदा कर देंगे जो मेरी योजना को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तुम सा नहीं होगा। सारी बातें खुली खुली है, कोई छुपी नहीं है। इसलिए जॉर्ज सॉर्टेन क्रिश्चियन होने के बाद में भी कबूल करता है कि विज्ञान के दरवाजे पहली बार कुरान ने खोले। यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो आप समझते होंगे कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्वेश्चन एंड आंसर ये सबसे अच्छी मेथोडोलॉजी है ना। स्पेशल और डुई ने ये निकाली ना, हमने वही पढ़ाना है एमएड में, हमने वही पढ़ाना बीएड में, स्पेंसर, डुई और क्या क्या क्वेश्चन एंड आंसर। और आता सर्वांसाठी शिक्षण म्हणजे कसं शिक्षण? हसत खेळत। अरे मेरे बाप, इब्ने जिज़राह करके इजिप्ट के यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट का चीफ होकर गया 12वीं सदी में। एजुकेशन पे 38 बुक्स है जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर किस तरह पढ़ाया जाए, बच्चों को टीचिंग कैसे दिया जाए, बच्चों को साइंस के तरफ कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पढ़ाया जाए, टीचर और बच्चों के रिलेशंस कैसे हो, पालक और बच्चों के रिलेशन और पालक और टीचर के रिलेशन कैसे हो। 11वीं सदी में तुम्हारे मुसलमान ने 38 ग्रंथ लिख कर रखे जिसकी कॉपी स्पेंसर डुई करता है, और तुम 51% रास्ते पे फ्रूट, फल, क्या क्या बेच रहे हो। कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? तो 2 तरह से, एक सही तरीके से हमारे पूरे इदारों को इस दुनियाई सिस्टम के एजुकेशन की तरफ ढंग से बढ़ाना होगा। और मैं बड़ी माजरत के साथ, बड़े अदब के साथ उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो लोग मुस्लिम बच्चे की बुनियाद बनाते हैं, वे आलिम और मौलाना साहिबान से मेरी पुरजोर गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बच्चों का दिमाग आप अगर बना दोगे तो जो 65 साल में बिगड़ा है वो 5 साल में हम कमा लेंगे।
क्योंकि बच्चों का दिमाग, एजुकेशनलिस्ट हूँ इसलिए एजुकेशन की साइकोलॉजी जानता हूँ, एजुकेशन की साइकोलॉजी जानता हूँ। 5 साल की उम्र से 8 साल तक, 10 साल तक जो बच्चा पढ़ ले, आगे पूरी जवानी में उसका डेवलपमेंट होता है, नया कुछ नहीं होता है। और 5 साल से 8 से 10 साल तक आपके ज़ेरे साए में बच्चा रहता है। मौलाना साहिबान, आप उस बच्चे को बोलो, आप उस बच्चे को बोलो कि तेरा किरदार सही है, तेरा किरदार सही होना चाहिए, चाहे जितने भी मुश्किल आते हैं, बाइज्जत मुस्लिम तू सबका मुकाबला कर ले, इसलिए दीन है। लेकिन कलेक्टर बनने के लिए मदरसे के साथ तू एमपीएससी की तैयारी कर, यूपीएससी की तैयारी कर बेटा। मदरसे के साथ जैसा अरबी पढ़ता है, जा अपने वालिदैन को बोल, अपने वालिद को बोल कि जा वहां पर इंग्लिश भी पढ़। मैं हज को गया था आपकी दुआओं से, 2015-16 में मेरा हज मुकम्मल हुआ आपकी दुआओं से। और हज के दरमियान मैंने फेसबुक पर बहुत कुछ डाला है, और उस पर मेरी किताब भी आ रही। मैं जब पहुंचा मक्का मदीना में, मक्का शरीफ में, डॉक्टर खालिद, ये मक्का शरीफ के लाइब्रेरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, उनसे पहले मैंने रास्ता कायम किया था। मी महाराष्ट्रात असल्यामुळे मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू सगळं मिक्स बोले ना। महाराष्ट्रात असल्यामुळं एक भाषा कोणत्याही महाराष्ट्राची नाही बरं। संत तुकाराम लिखता है, अल्लाह देवे अल्लाह दिले, अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह बगैर नहीं कोई, अल्लाह का अगर कर्म हो जाए तो ये फकीर भी दरवेश हो। संत तुकाराम, कौन संत तुकाराम? नहीं मालूम। इस महाराष्ट्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली नात लिखने वाला महात्मा ज्योतिबा फुले। कौन महात्मा ज्योतिबा फुले? नहीं। अरे इस महाराष्ट्र में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मराठी में पहली नात लिखने वाला महात्मा ज्योतिबा फुले। केवल नात नहीं लिखी, मुस्लिमों के किरदार के सही इतिहास को महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा। कैसे? महात्मा ज्योतिबा फुले 18वीं सदी में मराठी में नात लिखते हुजूर पर मर्द मोहम्मद नाम से कि मोहम्मद झाला जहा मर्द खरा, त्यागिले संसारा सत्यासाठी, खोटा धर्म सोडा संगे जगताला, जन्म घालविले ईशाबाई, आर्य धर्म भंड इस्लामे फोडिले, ताटात घेतले भेद नाही, कुंडी मारी तेली महार सांबाराशी, छातीशी लाविती गणिबंधू, मस्जिदीत नेती समता दावती, शिक्षणाची दारे मोकळा करती, म्हणून भट ब्राह्मण शिमगा फोडती इस्लाम नावे। पॉलिटिक्स में नील बटे सन्नाटा, क्योंकि पॉलिटिक्स जिस विचारधारा पर चलती है उस विचारधारा को समझने में ही नाकामयाब। हालत ये हो गई कि गुजरात में कह दिया कि नो पॉलिटिक्स इज अ मुस्लिम पॉलिटिक्स। ये आज बोलना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन का काम केवल प्रोफेसर बनाना नहीं है, एजुकेशन का काम केवल डॉक्टर बनाना नहीं है, एजुकेशन का काम बेस्ट पॉलिटिशियन भी बनाना है। क्योंकि आप जिस निजाम में रहते हो, इस निजाम में आप जिस निजाम में रहते हो, इस निजाम में आपका बच्चा कितने रुपए लीटर का दूध पिए, आपको कितने यूनिट रुपए की बिजली मिले, ये जिस निजाम में तय होता है वो संवैधानिक पॉलिटिकल निजाम है। और वहां पर तुम नहीं हो तो तुम्हें गुलामी करनी ही पड़ेगी। गुलामी दिखती नहीं है, गुलामी प्रैक्टिकल होती है। भ्रष्टाचार करके देश को लूटकर तोंद बढ़ जाती है, चलना नहीं होता है। लग्जरी गाड़ी खरीदती है बहना ये सारे क्लास के लोग, और रास्ते से निकलते हैं, गाड़ी पंचर होती है, हाथ भी नहीं लगाता है, जमीन रास्ते पे बैठा होता है। गुलामी प्रैक्टिकल होती है, दिखती नहीं है। खोलो आंखें अपनी, क्या चल रहा है। और मैं इस तंजीम को तहे दिल से सलाम करता हूं कि 100 बच्चों को गोद लेकर डॉक्टर बना रहे हो, प्रोफेसर बना रहे हो। मेरे हज का सवाब आपके तंजीम को मिले। अगर मुस्लिम पूरे महाराष्ट्र के ये सोच ले,
गली में नहीं पहचान न मैं भारत का सुल्तान, ऐसा नहीं करने का। महाराष्ट्र के बारे में सोचेंगे। कहां के बारे में सोचेंगे? महाराष्ट्र के बारे में। मुंबई में रहा ना मैं, 2 साल के तकरीबन रहा। एक एक शादी में करोड़ करोड़ रुपया उड़ाते हुए देखा। एक एक शादी में 2-2 करोड़ उड़ाते हुए देखा। 36 जिलों में मुसलमानों ने खड़ा किया हो ऐसे 2 हॉस्टल्स बताओ जहां पर तुम ये कह सको कि जो बच्चा 12वीं में फर्स्ट क्लास आया है वो उस जिले में जाकर एडमिशन ले। उसके सर पे छत देने का काम ये तंजीम कर रही है। ऐसे 5 तंजीमें तो बताओ जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 10 हॉस्टल्स खड़े किए हो। 35 लाख 20 लाख में अच्छा हॉस्टल खड़ा होता है जिसमें 300 से 400 बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। शादी में 1.5 करोड़ स्टेटस के लिए खर्चा करते हैं हम लोग। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी तक मैंने 38 किताबें निकाली। एक किताब को कम से कम 30 से 40 हजार रुपए खर्चा आता है। 38 गुणिला 40 यानी तकरीबन 16-17 लाख रुपए किताबों पे खर्च किए। ये किसी ने नहीं दिए, हमने अपने पगार में से वो निकाले क्योंकि ये फर्ज है। कब्र में जाने के बाद सवाल तो मुकम्मल है, आपको भी पता है ना डॉक्टर साहब? कब्र में क्या सवाल पूछे जाएगा? कुछ हटके पूछ लिया तो क्या करोगे? वो पैसा था क्या किया तो आप दे सकते हो जवाब। हाँ, हम लोगों के पास था पैसा या जो भी फरिश्ता होगा, ये देखो ये काम किया हमने, 100 बच्चों को पढ़ाया, 150-150 बच्चों को पढ़ाया, गरीबों की शादियां की। कैसे कैसे चलता है? अरे 50 साल पहले, ज्यादा नहीं मेरे भाई, 50 साल पहले जिस कौम को हाथ भी नहीं लगाते थे, बस्तियों में नहीं आने देते थे, छूकर भी नहीं लेते थे। अरे डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व में उसने सिस्टम को समझा। रिजर्वेशन की बात छोड़ो, वो अलग है, लेकिन रिजर्वेशन में भी जो प्रैक्टिकल पोस्ट है, जैसे सर्जन है, पुलिस ऑफिसर है, ये प्रैक्टिकल पोस्टेस है। यहाँ पे बगैर ट्रेनिंग के और बगैर फुल नॉलेज के एडमिशन या उसका परफेक्शन नहीं आता। जिस कौम को 50 साल पहले हाथ भी नहीं लगाते थे, उस कौम के आज 100 कलेक्टर में 35 कलेक्टर दिखाई देते हैं। 100 जजेस में 30 जज दिखाई देते हैं। 3400 एसटीओ में कम से कम 1100 एसटीओ उनके, और वो कौम ने ऐसे इल्म का दामन थामा, उस अम्बेडकरी कौम ने, क्या ओपन में मेरिट में आते हैं। तुमको तो नबी ने पहले ही मेरिट में डाला था, तुम बुद्धू निकले, फेल हो गए। कौन सा ऐसा इशारा, कौन सा ऐसा गाइडलाइन नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है, ये तो बताओ। एक बड़ा अच्छा अभी एक आर्टिकल आया है, मैंने उस पर बहुत ढंग से फेसबुक पे जवाब दिया है। कुरान में एक आया था, एक ने कहा कि मुसलमानों के गुनाह का नतीजा है कि अल्लाह हर देश में बर्बाद कर रहा है। मैं बोला मुसलमानों पे इतना कहर अल्लाह नहीं ढा सकता, क्योंकि अल्लाह तो रहमो करीम का है, रहम करने वाला है, करम करने वाला है। वो किसी पे जुल्म नहीं ढाता है, वो तो मोहब्बत करता है। लेकिन जो बीज तुमको दिया था, है ना कुरान में कहा कि तुम आसमां से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि तुम्हारे में वो कुव्वत नहीं है। लेकिन निकलना चाहते हो तो जरूर निकलो, जिसके लिए एक ताकत की जरूरत है। कितनी क्लियर आयत थी। अल्लाह जानता था आदम के बराबर शैतान को भी पैदा किया हूं, शैतान को भी उतनी ही ताकत दिया हूं। शैतान ने कहा था कि मैं बहका दूंगा, अल्लाह ने कहा कि मेरा जो बंदा होगा वो बहकेगा नहीं और तेरे से मुकाबला करेगा। हमने बहकेगा नहीं पकड़ लिया, मुकाबले का। इसलिए वो कुरान में आयत दी थी कि ऐसी ताकत जो आसमां से बाहर ले जाए, तुम जिसे नहीं जानते, तुम जा नहीं सकते, लेकिन आसमां से ऊपर जाने के लिए ऐसी ताकत को सोचो समझो और निकलो। तुम नहीं निकले, अमेरिका निकला, इसराइल निकला,
आसमान के ऊपर जाकर मिसाइल से मार कर रहा है, तुम बोल रहे हो कि अब कैसा? ये तो तुम्हारे लिए था, ये तो तुम्हारे लिए गाइडलाइन था कि आसमान में जाकर भी शैतान हमला कर सकता है, तो उठो मुसलमानों। और ये हुआ ना, ये हुआ ना। कैसे? हैदर अली इस दुनिया में पहला रॉकेट बनाने वाला मुस्लिम है, पता है ना तुम्हें? हैदर अली जब तक जिंदा थे, उनके बेटे टीपू सुल्तान जब तक जिंदा थे, अंग्रेज इस देश में कदम नहीं रख सके। क्यों नहीं रख सके? उस जमाने का युद्ध के अंदर इस्तेमाल होने वाला सबसे आधुनिक वेपन किसके पास में था? मौलाना हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के पास था। जाकर देखो, अमेरिका के स्पेस सेंटर में हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, ये एपीजे कलाम साहब गए थे। अग्निपथ को पढ़ा है ना आपसे बहुत लोगों ने, और उनके और एक किताब आई, उसमें इसका जिक्र आया है कि जब मैं पूरी दुनिया के अमेरिका के बेस्ट वर्ल्ड स्पेस साइंस सेंटर में गया तो दीवार पर मुझे एक तस्वीर दिखाई दी दूर से। मैंने गार्ड को कहा कि मुझे वो तस्वीर देखनी है। वो जब नजदीक जाकर देखते हैं तो क्या देखा उन्होंने? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के फौज की लड़ाई की वो तस्वीर है, और जिसमें अंग्रेज भाग रहे हैं और टीपू सुल्तान की फौज रॉकेट छोड़ रही है, और नीचे लिखा हुआ है दुनिया का पहला रॉकेट खोजने वाला टीपू सुल्तान अमेरिका के स्पेस सेंटर में लगा हुआ है। और हम कहां हैं? चूड़ी गैवा नट दिखा कि उसको घस घुसा के कहीं ना कहीं फिट कर डालते हैं। तो मेरे साथियों, इल्म नहीं रहने से हुनर थर्ड ग्रेड का हो गया ना मेरे बाप। हुनर तो है, बेहतर हुनर है, लेकिन हुनर अगर फैक्ट्री में नहीं बदलता तो कैसे करेगा? और फैक्ट्री डालने के लिए रास्ते पे धंधे करके नहीं इल्म हासिल किया जाता। फैक्ट्री का मैनेजमेंट कैसा है, उसका पैकेजिंग कैसे होता है, उसका एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंटरनेशनल मार्केट कैसा है, देश के मार्केट का सर्वे कैसा है, कौन बताएगा? ये कॉलेजेस और स्कूल ही बताएंगे, ये मैनेजमेंट के कॉलेज बताएंगे, ये MBA के स्कूल्स बताएंगे,